नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माया एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। देखिए, कल कुछ विशेष कारणों से करंट अफेयर्स को डिस्कस नहीं किया गया था, तो आज हम 28 तारीख के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। पहला आर्टिकल है विंडफॉल टैक्स से संबंधित। ये चर्चा का विषय क्यों है? क्योंकि अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घरेलू कच्चे तेल उत्पादक कंपनियों पर क्या किया है ना, विंडफॉल टैक्स लगाया है। ठीक है, तो ये चर्चा का विषय है विंडफॉल टैक्स। अब देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से देश हैं जो भारत के अलावा ऐसे कौन कौन से देश हैं जो विंडफॉल टैक्स को लागू कर चुके हैं। तो इनमें पहला आता है यूनाइटेड किंगडम, यूके, इटली, जर्मनी। इन्होंने क्या किया ना, पहले ही ऊर्जा कंपनियों पर उनके मुनाफे मुनाफे पर विंडफॉल टैक्स को लागू कर दिया है। देखिए, अब देखते हैं विंडफॉल टैक्स होता क्या है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, विंडफॉल यानी अप्रत्याशित। अप्रत्याशित कर यानी अभूतपूर्व घटना से प्राप्त होने वाले जो मुनाफे हैं, यानी कि जो लाभ है, उस पर लगाया जाता है विंडफॉल टैक्स। ये अभूतपूर्व घटना से कैसे लाभ प्राप्त होता है, अब इसको समझ लेते हैं। देखिए, कंपनियां, क्या होता है ना कि किसी कोई भी कंपनी या फर्म जब बिना किसी निवेश या व्यवसाय के विस्तार से, या यूं कह सकते हैं कि बिना किसी अतिरिक्त प्रयास से ये लाभ अर्जित करती है। मतलब उन्होंने अपनी कंपनियों को ना तो विस्तार किया, ना तो कोई नया इन्वेस्टमेंट किया, उसके बावजूद उनको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो इसके लिए सरकारें क्या करती है, विंडफॉल टैक्स को लगाती हैं। अब ये विंडफॉल टैक्स, जैसे देखें, बात जैसे उदाहरण की बात करें तो अभी देखिए, रसिया और यूक्रेन के युद्ध के बाद क्या हुआ ना कि ऊर्जा के मूल्य में बहुत ज्यादा वृद्धि हुई, जिससे कंपनियों को लाभ प्राप्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। कोविड 19 के बाद से जब अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुधार किया गया, तो ऊर्जा की मांग और उसकी आपूर्ति, यानी कि उसकी मांग ज्यादा थी, आपूर्ति कम थी, तो क्या हुआ, दोनों में असंतुलन हो गया। उसके बाद फिर एक घटना और घटी विश्व में, वो था रसिया और यूक्रेन का युद्ध। इसने क्या किया ना कि वैश्विक कीमत को और ज्यादा बढ़ा दिया, इसीलिए कंपनियों को लाभ हुआ। तो जो संगठन है यूएनओ, आईएमएफ, ऐसे संगठनों ने क्या किया ना कि सरकारों को रिकमेंड किया कि आप ये जो तेल उत्पादक कंपनियां हैं, इनके ऊपर विंडफॉल टैक्स को लागू करिए, जिससे क्या किया जा सके, कोविड 19 के बाद से जो कमजोर लोग हैं उनको क्या किया जा सके, आर्थिक लाभ प्रदान किया जा सके। देखिए, सामाजिक कल्याण योजनाओं के वित्त पोषण के लिए लागू किया जा सके, और सरकार को एक अलग राजस्व भी प्राप्त हो, क्योंकि कोविड 19 के बाद से सब कुछ बंद हो गया था, तो सरकारों को राजस्व की प्राप्ति भी क्या हो रही थी, लिमिटेड हो रही थी। इसीलिए विंडफॉल टैक्स को लागू करने की बात की गई है। अब आगे देखते हैं विंडफॉल टैक्स लगाने में समस्याएं कौन कौन सी आती हैं। तो देखिए, सरकारें क्या होती है ना कि हर साल बजट पेश करती हैं। उस बजट में पूरे साल भर का क्या होता है, टैक्स रेट को निर्धारित किया जाता है। अब इस टैक्स रेट को पूरे साल भर के लिए निर्धारित क्यों किया जाता है? क्योंकि इससे क्या होता है ना कि बाजार में निश्चितता एवं स्थिरता होती है। ठीक, निश्चितता और स्थिरता जब होती है तो क्या होती है, कंपनियां किसी भी फील्ड में निवेश करने में क्या होती है, उनका विश्वास होता है कि इस फील्ड में हम निवेश कर सकते हैं, क्योंकि टैक्स रेट तो साल भर के लिए पहले से फिक्स हो गया है। लेकिन वही बाद में अगर अलग से कोई टैक्स लागू किया जाएगा, तो बाजार में क्या होता है, अनिश्चितताएं उत्पन्न हो जाती हैं। तो फिर कंपनियां इधर उधर भागने लगती है, या इन्वेस्टमेंट को कम करने लगती हैं, या फिर वो एक देश से दूसरे देश में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा करने लगती हैं। दूसरा देखिए, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि जो इस तरह के टैक्स होते हैं, ये राजनीतिक रूप से क्या होते हैं, लोग लुभावन होते हैं। लोग लुभावन कैसे होते हैं कि देखिए, सरकारें ना ये दिखाने की कोशिश करती हैं कि हमने सामाजिक कल्याण के लिए गरीब एवं निर्धन लोगों के उत्थान के लिए
उद्योगपतियों पर या उनके लाभ पर टैक्स लगाने का काम किया है। ठीक है, तो इसीलिए इसका नेचर क्या होता है ना, लोक लुभावन होता है। फिर वही अगला अगला क्या होता है, अगली प्रॉब्लम क्या आती है कि इसका जो डिफिनेशन है विंडफॉल टैक्स का, यह ठीक तरीके से परिभाषित नहीं किया गया है या निर्धारित नहीं किया गया है कि लाभ का स्तर, जो विंडफॉल टैक्स जो लाभ होगा, उस लाभ का स्तर क्या है, सामान्य है, यह कैसे निर्धारित होगा, या सामान्य से अधिक है, यह कैसे निर्धारित होगा। कोई फार्मूला या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए जिससे यह डिसाइड किया जा सके कि जो लाभ कमाया जा रहा है कंपनियों के द्वारा, वो लाभ सामान्य है या फिर सामान्य से अधिक। ठीक है, तो इसका निर्धारण कौन करेगा। और फिर एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जो एक निश्चित सीमा से नीचे जो राजस्व या लाभ कमाने वाली जो कंपनियां हैं, उनको क्या किया जाएगा, विंडफॉल टैक्स से छूट दी जाएगी या कोई उनको विशेष छूट दी जाएगी। तो ये सब प्रॉब्लम आता है। पहला प्रॉब्लम तो बाजार में अनिश्चितता आती है, ये डिस्कस कर लिया है। लोक लुभावन होता है, सटीक रूप से इसकी परिभाषा नहीं दी गई है। ये रहा पूरा डिस्कशन विंडफॉल टैक्स से संबंधित। अगला है हमारा जीवन की लागत यानी कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। इसका मतलब क्या होता है, इस शब्द का पहले अर्थ समझ लेते हैं, फिर ये देखेंगे ये किस देश के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का यूज हो रहा है हाल ही में। तो देखिए इसका मतलब होता क्या है, जब आवश्यक वस्तुओं की जो कीमतें होती हैं वो आय की तुलना में तेजी से बढ़ने लगती हैं। यहां तेजी से ध्यान दीजिएगा, यानी अगर बात करें ए वस्तु की कीमत 20 रुपए है या 10 रुपए है, चलिए 10 रुपया मान लेते हैं। अगर एक वस्तु की कीमत 10 रुपए है और आय 20 रुपए है, तो बचत कितने का हो रहा है, 10 रुपए का। वहीं अगर कीमतें बढ़ जाए, यानी ए वस्तु की कीमत अब 20 रुपया हो जाए और आय 15 ही रुपया रह जाए, तो देखिए यहां तो कीमतें बढ़ी और आय भी बढ़ा, लेकिन आय की अपेक्षा कीमत क्या हुआ, तेजी से बढ़ा। तो उसी संदर्भ में इस शब्द का यूज किया जाता है, जीवन की लागत, कॉस्ट ऑफ लिविंग, यानी कि जीवन की लागत क्या हो गई, बढ़ गई और वास्तविक आय में गिरावट आ जाती है। देखिए यहां गिरावट भी है, समझा दिया गया है। तो ये इस शब्द का यूज हाल ही में यूके के परिप्रेक्ष्य में हो रहा है, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का यूज हो रहा है। अब ब्रिटेन के शब्द में क्यों यूज हो रहा है, यह भी देख लीजिए। क्या कारण है कि उस देश में कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस चल रहा है। तो देखिए दो कारण, विशेषज्ञों के द्वारा दो कारण दिए जाते हैं। पहला है घरेलू, दूसरा है विदेशी। देखिए घरेलू का 20% योगदान है और विदेशी का, जो विदेशी कारण है वो 80% योगदान है। अब 20% घरेलू कारण कौन कौन से हैं। जब ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ, तो उसको देखिए, अब एक शब्द मैं बता दे रहा हूं, जब यूरोपीय यूनियन से अलग हुआ तो उस एक शब्द का यूज किया गया, उस एक टर्म का, जिसको बोलते हैं ब्रेग्जिट। ब्रेग्जिट का मतलब कि ब्रिटेन एग्जिट हुआ, किससे, यूरोपीय यूनियन से। उसके बाद क्या हुआ, ब्रिटेन में विदेशी श्रमिकों की कमी हो गई। दूसरा सरकार ने क्या किया कि जो हाउस टैक्स है, ठीक है, उसको बढ़ा दिया। देखिए उसके बाद क्या हुआ ना कि कोविड 19 आ गया। विदेशी कारणों में अगर बात किया जाए तो पहला कारण क्या था, कोविड 19। कोविड 19 आया तो उससे क्या हुआ ना, ऊर्जा संकट उत्पन्न हो गया। फिर ऊर्जा संकट के बाद सप्लाई चेन, यानी आपूर्ति श्रृंखला बाधित हो गई। फिर एक और घटना घट गई, रसिया और यूक्रेन, इन दोनों का वार हो गया। उससे क्या हुआ ना कि देखिए कोविड 19 और रसिया और यूक्रेन, ये दोनों, इन दोनों घटनाओं से हालांकि तो पूरा विश्व प्रभावित था, लेकिन ब्रिटेन यानी यूके कुछ ज्यादा ही प्रभावित हुआ। कारण क्या था ना कि ब्रिटेन
पहले ही यूरोपीय यूनियन से अलग हो चुका था, तो उसकी स्थिति पहले से ही खराब चल रही थी। उसके बाद इन दोनों घटनाओं ने उसको उसकी हालत एकदम खराब कर दी, अर्थव्यवस्था की। इस संदर्भ में कास्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस को यूज किया जाता है। देखिए, हालांकि ये तो पूरा समझने के लिए पूरा पॉइंट डिस्कस किया गया है, लेकिन केवल दो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस किस देश के परिप्रेक्ष्य में यूज किया जा रहा है, तो यूके के परिप्रेक्ष्य में। ये आपका पहला पॉइंट है। दूसरा, ये होता क्या है, अगर ऑप्शन में पूछ लिया जाए तो ये देखिए, इसका सीधा सीधा समझ लीजिए होता क्या है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। जब वस्तु की कीमत, किसी भी वस्तु की कीमत आय के तुलना में ज्यादा तेजी से बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस। आगे हमारा है जीएम सरसों। अभी देखिए, जीएम सरसों यानी जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों, जी ई ए सी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। ठीक है, इसने क्या किया ना, जीएम सरसों के इन्वायरमेंटल रिलीज को मंजूरी दे दी और सरकार के पास इसकी व्यावसायिक खेती की मंजूरी के लिए भेजा गया है, अप्रूवल को। तो अगर सरकार के द्वारा ये अप्रूवल मिल जाता है, मंजूरी मिल जाती है, तो जीएम सरसों ऐसी पहली खाद्य फसल होगी जिसका क्या किया जाएगा, व्यावसायिक खेती शुरू की जाएगी। हालांकि 2002 में बीटी कपास, जो जेनेटिक मॉडिफाइड है, इसकी खेती को मंजूरी दी जा चुकी है। देखिए, जेनेटिक ये इंपॉर्टेंट क्यों है, जीएम सरसों, क्या कारण है कि इसके ऊपर काम किया गया। तो देखिए, भारत को कुकिंग ऑयल का ना अपना 70% जितने मांग है, जितनी मांग, मान लीजिए 100% मांग है, तो उसका 70% तो आयात किया जाता है, जबकि 30% यही घरेलू उत्पादन किया जाता है। और अगर उदाहरण की बात करें तो 2021 से 22 के बीच में भारत ने 4.1 मिलियन टन जीएम सोयाबीन तेल का क्या किया है, आयात किया है। लाभ देख लेते हैं, जीएम सरसों के लाभ कौन कौन से हैं। तो 20 से 30% क्या होगी, इसका उत्पादन बढ़ जाएगा जेनेटिक मॉडिफाइड सरसों का, सरसों के द्वारा। और दूसरा क्या होता है, ये भी समझ लेते हैं। तो इससे होता क्या है ना कि देखिए, उत्पादकता तो बढ़ती ही बढ़ती है, लेकिन इससे फसल को कीट प्रतिरोधी और सूखा रोधी भी बनाया जा सकता है। कीट प्रतिरोधी एवं सूखा रोधी बनाया जा सकता है। बात करें जीएम की, जेनेटिक मॉडिफाइड की, तो ये होता क्या है, देखिए, जब वैज्ञानिक तरीके से किसी भी फसल में क्या किया जाता है, उसके जीन में उसको मॉडिफाइड किया, जीन को मॉडिफाइड कर दिया जाता है, तो वो कीट प्रतिरोधी और सूखा प्रतिरोधी उसको बना दिया जाता है। इस जीएम सरसों से लाभ कौन कौन सा होगा, एक तो उत्पादकता हमारी बढ़ी जाएगी, दूसरा संतृप्त वसा की मात्रा कम होगी इसमें, असंतृप्त वसा और ओमेगा 3 जैसे जो वसीय अम्ल होते हैं, फैटी एसिड जो होते हैं, उसकी मात्रा इसमें ज्यादा होगी। ठीक है, अब बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की। सॉरी, एक देखिए पीछे पॉइंट बताना मैं भूल गया, वो भी आप समझ लीजिए। ये जो जीएम सरसों है, इस जीएम सरसों का नाम देख लीजिए क्या है, वैज्ञानिक नाम जो रखा गया है वो DMH11 है। किसके द्वारा इसका विकास किया गया है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। ठीक है, इस DMH11 को कैसे, इसका विकास कैसे किया गया है, तो देखिए, भारत की एक जो प्रजाति है सरसों की, वरुण नाम की, वरुण, और जो पूर्वी यूरोप की एक सरसों की प्रजाति थी, इन दोनों को मिक्स करके इस DMH11 का विकास किया गया है। तो देखिए, इसका ना आप वैज्ञानिक नाम याद रखिएगा, DMH11 नाम है। ठीक है, अब बात करें जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी की, यानी कि GEAC। तो इसका गठन पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 86 है,
1986 के द्वारा इसका गठन 1989 में, देखिए इस अधिनियम के अंतर्गत ही 1989 में जेनेटिक इंजीनियरिंग अपैरल अप्रेजल कमेटी का गठन किया गया है। किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, अब ये भी देख लेते हैं। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। देखिए जीएएसी की अध्यक्षता मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के जो सचिव होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, सचिव अध्यक्ष होते हैं, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के मंत्री। याद रखिएगा इसको, सचिव होते हैं इसके अध्यक्ष। और दूसरा डीबीटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के जो एक सदस्य होते हैं वो इसके को चेयरमैन होते हैं। इसमें टोटल 24 सदस्य होते हैं। सदस्यों की भी संख्या भी याद रख लीजिएगा, 24 सदस्य होते हैं। हालांकि इंपॉर्टेंट इसमें एक ही है कि इसका गठन कब किया गया था, 1989 में। किस अधिनियम के अंतर्गत, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। या फिर यह पूछा जा सकता है कि यह कमेटी किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आती है। इसके चेयरमैन कौन होते हैं, यह भी पूछा जा सकता है। तो अब याद रखिएगा कि इसी मिनिस्ट्री के कौन होते हैं, सचिव इसके चेयरमैन होते हैं। अब सचिव का नाम भी आप देख लीजिए, क्या नाम है उनका। जो जीईएसी के जो चेयरमैन है उनका नाम है नरेश पाल गैंगवार। नरेश पाल गैंगवार इनका नाम है, ये भी आप नोट कर लीजिए। तो ये रहा पूरा डिटेल में जो हम डिस्कस कर चुके हैं। आगे देखते हैं कुछ पॉइंट वाइज। देखिए 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन यानी यूएनएफसीसी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज की जो कॉप 27 यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 जो अभी नवंबर में आयोजित होगा, वो कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो उसका नाम है शर्म एल शेख, मिस्र में स्थित एक जगह है। अब बात करें मिस्र की राजधानी की, तो उसका नाम है कायरो। कायरो मिस्र की राजधानी है। वहीं कॉप 26 का आयोजन कहाँ हुआ था, ग्लासगो में, यानी यूनाइटेड किंगडम। कॉप 26 2021 में इसका आयोजन हुआ था, यह भी याद रख लीजिएगा, पूछा भी जा सकता है। पिछला भी पूछा जा सकता है, और आगे जो होने वाला है उसके पूछने की संभावना ज्यादा है। तो कॉप 26 का आयोजन कहाँ होगा, शर्म एल शेख मिस्र में होगा। बात करें अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय, याद रखिएगा पहले भारतीय हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनका नाम है अमन सहरावत। अमन सहरावत ने, ठीक है, जो टर्की के थे अहमद दुमान, उनको फाइनल में 12-4 से हरा दिया है, इसीलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें विश्व कुश्ती चैंपियनशिप, तो इसका आयोजन स्पेन में हुआ है। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में इससे पहले जो दो भारतीय थे उन्होंने क्या जीता था, रजत पदक जीता था। वो कौन कौन से थे, एक थे बजरंग पूनिया, दूसरा रवि दहिया, जिन्होंने रजत पदक जीता था। लेकिन अमन सहरावत, ये इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। स्पेन में आयोजित हुआ था जो विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 अंडर 23, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। देखिए अगला हमारा पॉइंट है, जनवरी से सितंबर 2022 के बीच भारत और चीन के मध्य कुल कितने अरब डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार हुआ है, तो 103.63 अरब डॉलर का टोटल व्यापार हुआ है पिछले 9 महीनों में, जनवरी से सितंबर के बीच में। अब देखिए कुछ बैकग्राउंड की इसके बात करें तो एक वर्ष पहले, ठीक एक वर्ष पहले, ठीक एक वर्ष पहले यानी कि जनवरी से सितंबर के बीच में 2021 की बात हो रही है, पिछले साल की बात हो रही है, जनवरी से सितंबर के बीच में। तो अगर उसके मुकाबले बात करें तो जो 22 में जो वृद्धि हुई है वो टोटल 14.6% की वृद्धि हुई है, ठीक है। इस साल चीन से जो टोटल निर्यात हुआ है या चीन के द्वारा भारत में जो आयात हुआ है, भारत ने जो आयात किया है चीन से,
वो 89.66 अरब डॉलर का था। और जो भारत से निर्यात किया गया वो कितना था, तो था 13.97। टोटल बात करें तो कितना व्यापार हुआ, 103.63 अरब डॉलर। ठीक है। देखिए, ये हुआ भारत का। अगर अगर इन दोनों को जोड़ दें तो व्यापार घाटा कितना हुआ, अभी ये भी बताया जाएगा। व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष दोनों होता क्या है, पहले व्यापार घाटा देख लेते हैं हुआ कितना है। तो ये हुआ है टोटल 75.69 अरब डॉलर का, ये भी याद रख लीजिए। ठीक है। अब बात करते हैं व्यापार घाटा होता क्या है। व्यापार घाटा, व्यापार अधिशेष। देखिए, व्यापार घाटा क्या होता है, जब निर्यात, यानी कि निर्यात किसी और देश से भारत में किया जा रहा है, या बात कर ले आयात, यदि हम आयात ज्यादा हो और निर्यात कम हो तो व्यापार घाटा होगा। ध्यान से सुनिएगा, आयात ज्यादा हो रहा है, निर्यात कम हो रहा है, यानी हम वस्तुएं ज्यादा बाहर से मंगा रहे हैं और अपने देश से बाहर कम भेज रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, व्यापार घाटा होगा। यहाँ वही दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि चीन से हमने टोटल 89.6 अरब डॉलर की वस्तुएं मंगाई हैं, जबकि भेजी कितनी है, 13.79 अरब डॉलर की। इसलिए यहाँ पे व्यापार घाटा हुआ 75.69 अरब डॉलर का, ये देखिए। वही व्यापार अधिशेष की बात करें, व्यापार अधिशेष की बात करें तो इसमें क्या होता है, निर्यात ज्यादा होता है और आयात कम होता है। निर्यात का मतलब होता है जब हम वस्तुएं ज्यादा भेज रहे हैं और बाहर से वस्तुएं कम मंगा रहे हैं, तो व्यापार अधिशेष होता है। तो ये रहा हमारा आज का डिस्कशन। थैंक यू वेरी मच।